जब तो हीरोइन ज़िंदगी में ही मैम, उसके बाद से मतलब मैंने ये सोच लिया कि शायद अब मेरे को मरना चाहिए। The demand for synthetic drugs in Himachal has fueled an illegal supply chain wherein drug users also become drug peddlers. काफ़ी चीज़ें लोग कहते थे भैया के बारे में। कॉन्शियस नाम का मतलब है चेतन। उस दिन मैं सच में मतलब जो नाम है ना उसके अकॉर्डिंग मैं जाग गया था। अब सेब तो अभी लगे ही नहीं है इसमें, अभी फूल आ रहे हैं। जुलाई अगस्त के बाद इसमें सेब शुरू हो जाएगा आपका। हाँ, तो अभी तो ये फ्लावरिंग चली है। बेटे का फोटो ये वाला इसको पहले था ही गोल बोलना है, मेरे को गोल बोलने पहले बचपन है, तब इसका नाम गोलू रख दिया सबने ऐसे ही, गोलू गोलू करके। उसके छोटे बुढ़े नाना थे ना, उनके साथ ही होता था मस्त अपने। उसके नाना उसको इतना बोलते थे कि तो बहुत समझदार लड़का है, कहते यार बोले उसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कहते स्कूल से आएगा सबसे पहले अपना होमवर्क करना। अब 5वीं क्लास में पढ़ता था, अब कौन लड़का होता है ऐसा, वो तो बोलता है भी खेलना जाना, मैंने पहले किताबें फेंक दे रहे। जैसे मैं कई काम में लगा हुआ तो वो भी थोड़ा सा हेल्प कर लूँगा, मम्मी काम में लगी तो मम्मी के साथ हाथ बटोरता था, हर काम में मतलब देख ले भी एक काम कर रहे तो करता था। खेत में जाना, खेत में भी यहाँ पापा आप खोद रहे, मेरे को 2 कस्सी, छोटा था बचपन में, फिर उसको छोटी सी कस्सी देनी, फिर लग जाता था थोड़ा कुछ न कुछ करने हो। मेरे जो नाना थे ना, मेरे आइडल बोल सकते हो आप। हालांकि वो सिपाही रैंक के थे, लेकिन रुतबा उनका गांव में बहुत एक ऊंचे ओहदे का था। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि बेटा तूने बहुत एक ऑफिसर बनना है, और वो मुझे एक ही चीज़ समझाते थे, बेटा पैसा ये चीज़ें नहीं, इज्जत है ना, कहते सब कुछ है। तो ये चीज़ें दिमाग में थी कि नहीं, हाँ इज्जतदार तूने बनना है बड़े होके। बहुत कुछ सोचा था वैसे कि बड़ा होकर ये करूँगा, घर वालों को ये खुशियाँ दूंगा या बहुत सी चीज़ें, लेकिन लाइफ ने एक अलग ही मतलब मोड़ ले आई लाइफ ना मुझे, कहीं और कोई शायद डेस्टिनी को वही चीज़ था कि नहीं भाई आप पहुँचोगे, लेकिन घूम फिर के ही पहुँचोगे। मैं पेपर पढ़ता हूँ, डेली पेपर लगाया हुआ, ऐसा कोई दिन नहीं होता उस पेपर में जिस दिन मतलब चिट्टे वाला, फीम वाला या चर्च वाला बंदा नहीं पकड़ा गया होगा। और ये मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही बहुत ज़्यादा हो गया अब। भांग इस तरह का फैक्टर है हमारे पहाड़ों में। उस वक्त कोई ऐसे नशा सच नहीं मानता था उस चीज़ को। तो मैं अपने नाना जी को देखता था वो चीज़ें यूज़ करते को ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनसे एक ऑब्सेस्ड रहता था, उनकी पर्सनैलिटी से कि इन जैसा ही मुझे बनना है ना, डोमिनेटिंग सा। तो मैं वो लकड़ उठाकर कभी मुंह में बस यूं ही कर रहा हूँ, कभी पेंसिल है तो पेंसिल से मैं स्मोक कर रहा हूँ। तो एक ग्राउंड है, वहाँ सब खेलते हैं, शाम के समय में आके सब गांव के बच्चे जो भी हैं वहाँ पे खेलने जाते हैं, बड़े हैं। तो वहाँ पर जो कज़न होते थे वो बैठकर अपना स्मोक कर रहे हैं, वो भांग वगैरह जो है पीते थे रोज़। हम भी गए उन भैया के पास कि भैया वो भांग पी रहे थे कि हमें भी पीना है। तो उन्होंने वो भांग की बीड़ी ऐसे ही कि लो पी लो। उसने बताया कि हाँ आप मुंह पे रखो और एक सांस गहरा अंदर की ओर को लो। ठीक है, हमने भी मुंह पे रखा और गहरा सांस अंदर की ओर लिया। और उस दिन टली की हम एक जंगल में बैठे थे, तो 2-3 घंटे तक उस जंगल से हम नहीं उठे और मैं वहीं सोया रह गया। और जब मैं उठा हूँ तो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मतलब धुंधला सा हो रहा है उस भांग के उससे ना। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ, कुछ अलग सा महसूस हुआ। दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट कि जब मेरे को लगा कि नहीं ये एक चीज़ है। उसके बाद जब भी मैं किसी के पास में जा रहा हूँ तो पता नहीं मेरे अंदर से नेचुरली एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि मैं सबसे खुल के बात कर रहा हूँ। फिर मैं घर से पैसे लेके वो भांग लेके जा रहा हूँ, उनको भी दे रहा हूँ। उस चीज़ से वो
खुश हो रहे लड़के, वो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि चलो मेरे दोस्त बन रहे हैं यार। हालांकि भांग तो चलो हम रोज़ यूज़ कर रहे थे ना, लेकिन दिमाग में ये होता था कि एक अलग हाई मिल जाती थी उन नशों से। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ अब इसी चीज़ से ही होगी। मैं कुछ भी करना है तो नशा ज़रूरी हो गया है। जो भी नशा मेरे पास आ रहा है मैं हर तरह से उसे ट्राई कर रहा हूँ। तो +2 के बाद मेरा सर्कल शिमला आ गया मैं पढ़ने, है ना। सबको था कि हाँ भाई कहाँ एडमिशन लेगा बाहर में। शिमला है तो, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके कॉलेज है, वहाँ पे मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में किसी की एडमिशन नहीं हुई, मेरी एडमिशन हुई क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। हालांकि मैं नशा कर रहा था लेकिन दिमाग में गोल सेट थे कि पढ़ना भी है, नशा भी करना है और कुछ बनना भी है। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बहुत अच्छे कि 90+ मतलब % मेरे मार्क्स थे, बहुत अच्छे से मैंने वो चीज़ करी। फिर मैम एक CISF की कोई पोस्ट निकली थी, मैंने भी भर दिया। तो चंडीगढ़ इनका होता था CISF का ना, 2013 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन दिनों मैं अपने एक दोस्त को लेके चला गया मैं, वहाँ पर मैं पहली बार केमिकल नशे से मतलब रूबरू हुआ। रेक्सकॉप कफ सिरप है वो एक ना, वो हमने ले ली वहाँ पर, उसे पता था कहाँ मिलती है, वो गया और ईजिली हमें वो वहाँ पर मिल भी गई। एक फार्मास्यूटिकल स्टोर था, वहाँ से हमने ले ली वो और वो पी ली। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे 2 दिन मैंने क्या किया क्या नहीं किया। 2 दिन तकरीबन 2 दिन बाद मुझे हो जाता है और मैं उठता हूँ, मैं जाता हूँ कि मैं कहा भाई ऐसे इंटरव्यू हो रहता है। और मैं गया हूँ, वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ पर आगे से जवाब आया उनका कि कहते बुआ का घर है। मुझे आज भी याद है उस फौजी भाई का जवाब ना, कहते बुआ का घर है। और मैं वापस मतलब 2 दिन पहले की बात मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ और मैं वही दिन समझ रहा हूँ। और वो एक पता नहीं मैं टर्निंग पॉइंट था क्या था। उसके बाद से ज़िंदगी मतलब इतनी ज़्यादा अनमैनेजेबल हो गई कि मैं पढ़ाई की तरफ से टूटता चला गया, जहाँ वो नशा लगा ना मेरे दिमाग में। 2015 से लेकर मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2014 के लास्ट में मैं हीरोइन में जो है इंजेक्शन चिट्टे में घुस चुका था। जब तो हीरोइन ज़िंदगी में ही मैम, उसके बाद से मतलब मैंने ये सोच लिया कि शायद अब मेरे को मरना चाहिए, क्योंकि शायद वो दुख जो मैंने वहाँ दिए हैं ना वो उन नशों में नहीं दिए मैंने, जो मैं भांग कर रहा था, गोलियाँ, ये चीज़ कर रहा था। Marijuana, the most widely used derivative of cannabis, is considered a gateway drug to other synthetic drugs. About 95% of drug addicts in Himachal use marijuana. The plant is illicitly cultivated and circulated from remote corners of Kullu, Mandi, Chamba, Sirmaur, Kangra and Shimla. While marijuana and charas smuggling persist as a prominent issue in Himachal Pradesh, the youth are increasingly turning towards the use of heroin or chitta and brown sugar. This shift is primarily due to Himachal sharing its borders with Punjab, a key entry point for narcotics smuggled into India from neighboring Pakistan and Afghanistan. Over the past decade, the demand for synthetic drugs in Himachal has fueled an illegal supply chain wherein drug users also become drug peddlers to afford these expensive drugs. Chetan too was caught in this cycle. He began stealing money from his family and peddling drugs to sustain his addiction. इस वेइंग मशीन में मतलब ग्राम सेंटी उस हिसाब से ना कोई भी अगर मतलब सामान है शायद वो नापते हैं उस तरह। कोई भी चीज़ हम इंजेक्ट कर रहे हैं ना, इंजेक्शन में खून तो आएगा, फिर जब हम इंजेक्ट करने के बाद उसमें तो बच जाते हैं कुछ का रेसिड्यूज, सारा इंजेक्ट नहीं हो पाता, तो वो जो बच जाता था फिर वो। यहाँ पे मेरी सबसे बेस्ट यादें और सबसे वाहिद यादें जुड़ी है इस कमरे पे। ये जो दीवारें हैं ना, गवाह है, कहीं पे मेरे खून के छींटे हैं और अच्छा भी लग रहा है और नहीं भी लग रहा है, पता नहीं। बट हाँ, मैं इतने साल बाद बहन के साथ यहाँ हूँ ना, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छे से हमने कैसे यहाँ पे हम खेला करते थे या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हर एक चीज़ साथ में बैठते हैं ना। धीरे धीरे मैं उन चीज़ों में ऐसा पड़ गया कि हर एक चीज़ दूर होती चली गई। धीरे धीरे मतलब हमें लग रहा था कि भैया यूज़ कर रहे या कुछ कर रहे। भैया ने अपनी पढ़ाई भी थोड़ी कम कर ली थी, कभी घर पे आके कहना कि मुझे हाँ इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, मुझे फ़ीस पे करनी है या कुछ भी।
मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी बहन ने मेरा नशा छुपा दिया, हीरोइन ना। मैं लेके आया, मैंने वहीं बेड पे तकिए के नीचे रख दिया। मैं करने लगा, मैं देखा वहाँ है ही नहीं, और मुझे रूम पे मैं और मेरी बहन के अलावा और कोई भी नहीं। मैं उसको बोलता हूँ कि दूसरे रूम में वो पड़ रही थी। मैं गया, मैं कहा भाई तूने ऐसे कोई चीज़ उठाई बाहर से? मैंने उसको छुपा दिया। फिर उसके बाद भैया आके पूछने लगे, तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, आप जानो, आपकी चीज़ें, मैंने नहीं कहीं रखी। फिर भी हम को बहुत बोलने लगे ऐसे वैसे। फिर मैंने सुना नहीं, फिर भैया ने मेरे को मारा भी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, एकदम से मैंने उसको बाल से पकड़ा और मैं उसको सर दीवार पे बजाया। मैंने उसको उठाया और मेरे हाथ में वहाँ झाड़ू लगा ना, उस झाड़ू से उसे मारा। मैं कहा तू मुझे दे। वो फिर भी कहते नहीं, मैं कैसे दे दूँ तुझे अपने हाथ से जहर। हालांकि मैं रो रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपनी बहन से करता हूँ ऑनेस्टली, अपने घर में, है ना, सबसे ज़्यादा। मुझे यही था कि मतलब ये अपने सेंसेस में नहीं है जब ये काम ये कर रहे हैं। फिर जब भैया को सुबह थोड़ी सी होश आई, मतलब भैया मुझसे काफ़ी बातें कर रहे थे, पर मैंने भैया को इग्नोर कर दिया। फिर मैं सुबह शायद घर ही चली गई थी। अपने घर आना नहीं हो जाता तो औरों के घर। सबसे ज्यादा दुख मेरे को तब होता था। बस पूरी पूरी रात बैठ के काटते थे, सोचते थे पता नहीं कब इसे आएगा कि नहीं आएगा। खाना नहीं खाता था, अपने ध्यान में रहता था। ये कर बातें नहीं, चीते नहीं, कुछ नहीं। मतलब इसको हो क्या गया, मतलब क्या हुआ इसको, क्या पूछूं तो पूछूं कैसे। मैं जैसा तो मेरा बेटा था, मतलब वो बेटा नहीं रहा। 3 महीने तो मैंने मेरे ख्याल से 1 घंटा नींद नहीं करी उन्हीं रात को। पूरी रात बैठ के काटता था मैं। इस दौरान मेरे घर वाले इतना सफ़र कर रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है कि वो कहीं भी जा रहे हैं ना तो उनके एक सर नीचे ही है। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी ना कमज़ोर हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। माता भी वो कमज़ोर हो रहे हैं। तकरीबन मुझे याद है 3-4 साल कि मैंने उनके साथ खाना नहीं खाया होगा। एक ही छत के नीचे रह रहे हैं हम लोग, लेकिन उनके साथ कभी खाना नहीं खाया। ना उनके साथ रह रहा हूँ, ना कोई बात कर रहा हूँ। मैं बयां करना चाहता था कि हाँ कोई तकलीफ़ है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। मैं चाह के भी उनके मतलब पास नहीं जा पा रहा था। मैं चाहता था यार उनसे बात करना, लेकिन नहीं, मेरे को अपने नशे ने इतना बंद कर दिया, इतना मतलब अपनी कैद कर लिया कि मुझे शब्द ही नहीं मिलते थे। मैं उनसे क्या बात करूं या उनके साथ क्या एक्सप्रेस करूं या मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं उनसे बोल पाता था। और वो लोग मुझसे इस करके नहीं बात कर पा रहे थे क्योंकि जब जब उन्होंने बात करनी चाहिए मैंने आगे से या तो बहुत ज़्यादा ही कुछ अब्यूजिव चीज़ें बोल दी या बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब उनको नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें कर ली। लाइफ में मैं फिर भी रोज़ शाम को मैं सोते हुए ना मोटिवेशनल वीडियोस देखता था कि हाँ अंदर एक स्पार्क फिर भी रह रही थी मैम कि मेरे को पता नहीं क्यों ये था कि नहीं भाई। लेकिन हालांकि मैं कुछ नहीं कर रहा था उन चीज़ों के लिए कि ज़िंदगी में अच्छा बनना है या बड़ा बनना है या कुछ भी कुछ प्रोडक्टिव करना है, मैं कुछ नहीं कर रहा था उन चीज़ों के लिए, पर फिर भी मैं रोज़ मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा हूँ शाम को। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है जिसके बाद आपको लगा कि अब इससे ज़्यादा लो नहीं जा सकता कुछ भी? ये बात है 2019 की जैन फेब, इस महीने की बात है। एग्जैक्ट मुझे महीना याद नहीं। मैं दिल्ली गया मैम, हालांकि मैं बहुत बार दिल्ली जाता रहा, लेकिन इस बार मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। द्वारका मोड़ में जैसे ही मैं अंदर को जाता हूँ, डीलर से बात करते करते अंदर पहुँचता हूँ, पता नहीं कि सडनली कोई 4-5 लोग आते हैं बाइक पे, उनने मुझे मारा, पैसे पूसे मेरे से जो छीन लिए। मैं बिल्कुल कि यार क्या हो गया, एकदम से स्टंट हो गया क्योंकि कभी ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं, पहली बार एकदम से हुआ कि मेरे को पता नहीं चला कि ये हुआ क्या। कि उस दौरान तक ये था कि मैं बीच में ना घर को फ़ोन करके बात कर रहा था कि हाँ मैं यहाँ हूँ, क्योंकि घर वाले मुझे था कि हम तेरे को पुलिस में दे देंगे बेटा, तू पैसे जो चुरा के गया तू वापस दे दे, वापस दे दे। मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं आपके पैसे वापस दे दूंगा। और मैं जैसे जैसे करके कश्मीरी गेट पहुँचा हूँ उस टाइम पे, जब मैं जो भी था 50-100 मैं उस करके वहाँ कश्मीरी गेट पहुँचा, मैं वहीं रह रहा हूँ। मैं नहीं सोच रहा था कि मुझे घर जाना है या दिमाग में नशा है।
सिर्फ नशा नशा और नशा। एक ऐसी स्टेज आ गई कि मैं फुटपाथ पे सो रहा हूँ, गत्ता बिछा के सो रहा हूँ, ना मेरे पास कंबल है, उन्हीं कपड़ों में हूँ और वो कपड़े भी मतलब बिल्कुल मटमैले हो गए। 15-16 मुझे भूख लग रही है, मैं अब घर वालों को भी फ़ोन कर रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं कहते, कुछ भी करेंगे। मुझे यूं ही मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। वहाँ चलते चलते ना एक भिखारी मुझे मिल जाता है, मुझे भूख भी लगी है। वो भिखारी को देखता, उस बेचारी के दोनों पैर नहीं थे, मुझे याद है। तो मैं उस वक्त बैठा, उसने देखा, उस बेचारे ने मुझे 30 रुपये, वहीं पे ही साथ में एक रेडी वाला था, उससे 30 रुपये में भरपेट मैंने खाना खाया मैं वहाँ पे ना। और मैंने उससे बस फ़ोन मांग लिया और मैं उसका फ़ोन लेके भाग गया और मैंने वो फ़ोन भी बेचा, 600-700 रुपये में वो फ़ोन बेचा। लेकिन पता नहीं जब से वो 600-700 का भी, उसके बाद मैं अपने डीलर को ही वहीं पे ही कुछ भी गेट में मैं उससे सामान ले रहा हूँ नशा अपना, और मेरे दिमाग में वो बार बार आ रहा है। मैं नशा कर रहा हूँ, उसके बाद जब मुझे डिप में आंखें बंद कर रहा हूँ तो मुझे वही दिख रहा है। मतलब लिटरली मैं ऐसा हो रहा हूँ कि यार देख ले क्या हालत तेरी होगी, तू क्या कर रहा है ये। वहाँ से अपना सोच लिया कि यार अब नहीं। मैंने घर फ़ोन किया, मैं कहा प्लीज़ एक बार मेरे को, आखिरी बार मेरे पे भरोसा कर दो, मैं घर आना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे को पैसे दे दो। जब घर लाया तो उसकी कंडीशन बहुत माड़ी कंडीशन थी, बहुत ही मतलब इतनी माड़ी कंडीशन थी कि मैंने सोचा नहीं था कि भाई बचेगा लड़का। जब वो ऐसी कंडीशन में आया तो तब मैंने उसको रिहैब सेंटर में डाला। मतलब मैं, मुझे ना बचपन से पूछते रहते थे कि तेरे नाम का मतलब क्या होता है, चेतन। तो कॉन्शियस मेरे नाम का मतलब है चेतन। उस दिन मैं सच में मतलब वो एक जो नाम है ना उसके अकॉर्डिंग मैं जाग गया था। ये चीज़ में जब तक रिहैब नहीं आया था ना, मुझे नहीं पता था कि नशा जो है वो एक डिजीज़ है, बीमारी है। मैं बस नशे को एक चीज़ सोचता था कि यार नशा जो है बस एक लत है, जो किसी और नशे को लेंगे तो उससे छूट जाएगी, या कोई दवाई लेंगे तो उससे छूट जाएगी। लेकिन जब रिहैब आया तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई कि हम जो है बीमार इंसान है, कि हम आध्यात्मिक तौर पे बीमार हैं। 3 चीज़ों में ख़राब होती है, कहते हैं कि स्पिरिचुअली, मेंटली और सबसे लास्ट में आके फिजिकली। स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पे कि कोई भी इंसान है ना, वो झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है ना, बेईमानी कर रहा है, तो दैट मीन्स कि स्पिरिचुअली वो बैंकरप्ट है, ख़राब है उसकी वो आध्यात्मिकता है ना कहीं ना कहीं। मेंटली इस करके ये जब मेंटली ऑब्सेस्ड हो जाता है किसी चीज़ के लिए, अब नशा करना है तो करना है। -डिग्री टेम्परेचर में मैं शाम के 6-7 बजे पैदल 8 किलोमीटर दूर भाग के जा रहा हूँ सिर्फ अपने नशे के लिए, है ना। मुझे दिख रहा है कि बाहर बर्फ़ है और मौसम बहुत ख़राब है, तो मैं ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ किसी भी चीज़ के प्रति, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, इंसेन हो जाता हूँ कि पागलपन की हदें पार कर लेता हूँ। वो मेरी बीमारी का सेकंड पार्ट है, एडिक्शन की। थर्ड वन फिज़िकली मैं बहुत वीक हो जाऊँगा, भूख लगना बंद हो जाएगी, मतलब नींद नहीं आएगी। जब तक मैं नशा नहीं कर रहा हूँ मुझे ना नींद आ रही है ना भूख लग रही है, चिड़चिड़ापन है ना। ये चीज़ फिजिकल दिखाती है एडिक्शन का बात। जब हम ठीक होते हैं, हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है, वो ठीक इसका उल्टा होता है। तो सबसे पहले हम फिजिकली ठीक होते हैं, देन हम मेंटली ठीक होते हैं। अपने करियर को या फाइनेंशियली, इमोशनली किस तरह से नुकसान पहुंचाया है ना, मेरी डिसीजन मेकिंग, धीरे धीरे वो चीज़ें सुधरना शुरू हो जाती हैं। देन सबसे लास्ट में आता है स्पिरिचुअल, कि सबसे लंबा और लॉन्ग प्रोसेस है आपके आध्यात्मिकता को ठीक होने में लगता है।
सोसाइटी से शेम मिलता है यूजर को, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। वो कैसा, वो क्या लोग फील करते हैं एज ए यूजर, आपने फील किया है, और वो कितना इम्पैक्ट करता है आपको? एक शराबी था और वो बहुत बुरी तरह से, मतलब उसने शराब पी रखी थी। वो बेचारा मिट्टी में बिल्कुल ना कीचड़ में कर रहा था, किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी, किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी, है ना। बल्कि हम लोगों ने उठा के बकायदा घर भी छोड़ा उसके बाद ना। लेकिन मैं देख रहा था कि बहुत देर वहाँ रुक के किसी ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी। लेकिन उसके बाद ना, उसके अगले दिन एक इंसिडेंट होता है कि शिमला से जाते जाते एक आंटी को स्कूटी से ना एक बाजू में टच हो जाता है और वो ऐसे गिर के नाली में जाते, और 10 लोग वहाँ पे मदद के लिए आए, कि बहुत लोग। तो मतलब मैं ये चीज़ कनेक्ट कर पाया कि एक एडिक्ट को देखो किस तरह की नज़रों से लोग देख रहे हैं यार। चलो ठीक है, उसने नशा किया है, पर उसको भी हक है उस चीज़ से बाहर आने का। वो नहीं समझ पा रहा है उस चीज़ को, क्योंकि वो शायद उस चीज़ के पूरी तरह से काबू में है। हाँ, अगर कोई नशा कर रहा है तो नो डाउट उसकी वो चॉइस है, लेकिन वो चॉइस भी तब बनेगी ना अगर उसके सामने वो चीज़ आ रही है। कोई बहुत बड़ा राइस आदमी है जिसको पता है कि मेरा पुलिस वालों को खरीद लो, तुम सप्लाई करो भी आगे। एक ट्रायंगल है ना, और उस ट्रायंगल में मैं यहाँ हूँ और मैं इस इंसान से ले रहा हूँ, है ना। लेकिन जो ऊपर इंसान बैठा है ना, वहाँ तक मतलब कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है। लेकिन ट्रायंगल के जो निचले सिरे हैं बस उस पर ही पुलिस भी पहुँच रही है। लेकिन असल में वो दोनों ही मजबूर हैं। क्यों? एक मजबूर है, उसके पास पैसा नहीं है तो उसे किसी का बेचना, सामान लेके बेचना पड़ता है, उसमें उसे अपना कट भी निकालना है। दूसरा मजबूर है कि उसके पास उसे पैसे भी बनाने हैं लेकिन खुद भी करना है ना। इस तरह करके साइकिल चलता है। और जो ऊपर बैठा है वो तो बस ये है कि वो खुद यूज़ नहीं कर रहा लेकिन वो दे रहा है। Drugs represent easy money, constituting a system of greed involving various players. Locals who illicitly grow cannabis, dealers who ensnare local youth into addiction and drug peddling, complicit politicians and law enforcement agencies, and even some of the unlicensed rehabs which have cropped up solely for profit making. Everyone gets a good share of the gold mine. But it's mainly the youth like Chetan who are left to bear the consequences. Drug addicts like him are also victims. They're victims of a system of greed that primarily benefits those at the top. आपकी जर्नी ने आपको क्या सिखाया, किस तरीके से चेंज किया? लाइफ में जो चीज़ें थी मैंने चाहे कुछ कमाया भी था, और तो ऐसा कुछ नहीं कमाया, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने कमाई वो भी खो दी। 6 फुट का मतलब हाइट है मेरे फादर की, सीधे चलते थे, उससे झुकते हुए मैंने देखा है कि बिल्कुल लोग कुछ मेरे बारे में बात करें लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहा है। मेरी माता जो लोगों के सामने मेरी तारीफ़ करते थकती नहीं थी, वो लोगों के सामने मेरा नाम लेने से भी हिचकिचा रही है। और सब रिलेटिव्स जो किसी टाइम पे मेरी इतनी तारीफ़ करते थे कि तो बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ाई लिखी बहुत कुछ करेगा शायद, वो रिलेटिव्स लिटरली मतलब मेरी नमस्ते तक का जवाब नहीं दे रहे हैं और मुझसे दूर दूर ही जा रहे हैं कि नहीं वो नहीं। अपने बच्चों को कह रहे हैं उसके साथ मत जाना, गांव में ये बातें चल रही हैं कि उसके साथ मत जाना, बस बाकी तुम जहाँ जाओ उसके साथ मत दिखना कभी नहीं, वो लड़का अच्छा नहीं है या नशा करता है, ऐसा है, वो खुद तो मरेगा तुम्हें भी मरवाएगा, ऐसी बातें। मैं जब मोक्ष आया था तो मैंने ट्रीटमेंट लिया। तकरीबन 9 महीने बाद मेरी मीटिंग हुई घर वालों के साथ। तो मुझे मतलब साक्षात तो भगवान जैसे ही लगे। मौसम ख़राब था, खिड़की में जहाँ बैठे थे ना पीछे से बहुत लाइट आ रही थी। वो टीवी में दिखाते हैं ना कि भगवान के पीछे लाइट जली रहती है, वैसे इसी सोफ़ा पर बैठे थे। यहाँ से बाहर मौसम ख़राब था और मैं मतलब दरवाजे से आता हूँ और बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि भगवान दिख गया मुझे सच में। चीज़ बैठ के उन्होंने पूछा कि बेटा अब तू क्या करेगा, क्या करना है तूने। और मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि क्या करना। मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं, मैं आप लोगों के साथ घर पे काम करूँगा, ये चीज़ें करूँगा। कहते फिर उन्होंने एक चीज़ बोली कि कहते तू भी इनके साथ ही जुड़ के ना यही काम कर ले। कहते तो वो कहते हैं ना कि जैसी चीज़ जो जहाँ चाह वहाँ रहा, जो चीज़ आप चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान आपका दिमाग उसके लिए रास्ते बना देता है ना।
तो जो ओनर थे यहाँ पर, तो उन्होंने छोड़ना चाहा। उन्होंने पूछा कि हाँ करना है, मैं कहा ऐसे यस बिल्कुल। तो उसके बाद उन्हें छोड़ के मैं उनकी जगह मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया। मेरे दिमाग में था कि हाँ मुझे अब यही काम करना है, इसके अलावा मेरे को पता है मैं कुछ नहीं कर सकता। उनकी ग्रोथ देख के आपको कितना अच्छा लगता है आज? बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मतलब काफ़ी चीज़ें लोग कहते थे भैया के बारे में कि मतलब सबको पता था भैया बचपन से बहुत इंटेलिजेंट है, तो मतलब इतना अच्छा बच्चा था, कहते किस लाइन में चला गया, मतलब अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी। मैं मतलब छोटा था ना, मेरी बहुत वैल्यूज़ थी, बहुत से सपने थे, लेकिन बीच में 10 साल या 12 साल मैंने अपने आप को इतना खो दिया। मतलब कुछ साल मुझे याद भी नहीं है ज़िंदगी के कि मैंने उन सालों में क्या किया है क्या नहीं किया है ना। लेकिन आज के दिन मैं देखता हूँ तो मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू कर दी है। आज मेरे को इतनी खुशी है कि मतलब मैं ये सोचती हूँ कि दुनिया में मेरे बेटे बराबर कोई नहीं है। जैसा मैंने बेटा पाया था मैंने वैसा ही आज भी मतलब वापस लाती है मैंने अपना बेटा मैंने।